ग्रीवाभङ्गभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने दत्तदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयात् भूयसा पूर्वकायं दर्भैरर्धावलीढैः श्रमविवृतमुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुतत्वात् वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्याम प्रयाति। प्रस्तुत श्लोक में कवि दौड़ते हुए हिरण का वर्णन कर रहे हैं। राजा दुष्यंत अपने सारथी से कहता है कि देखो ये हिरण कितनी तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। राजा दुष्यंत रथ पर सारथी के साथ आरूढ़ है और उनका रथ दौड़ते हुए हिरण का पीछा कर रहा है। इस अवसर पर कवि ने दौड़ते हुए हिरण का वर्णन किया है। अनुपतति स्यन्दने दत्त दृष्टि। कवि कहते हैं कि पीछे आते हुए रथ पर दत्त दृष्टि वाला यह हिरण, निरंतर दृष्टि लगाए हुए, पीछे आते हुए रथ पर निरंतर दृष्टि लगाए हुए यह हिरण बार बार मुहु ग्रीवाभंगाभिरामम, मुहु का अर्थ बार बार ग्रीवा की भंगिमा के कारण, गर्दन को मोड़कर पीछे देखने के कारण, अभिरामम, अभिराम का अर्थ रमणीय, मनोहर है। पीछे आते हुए रथ पर बंधी हुई दृष्टि वाला यह हिरण बार बार ग्रीवा की भंगिमा के कारण अभिराम अर्थात रमणीय दिखाई दे रहा है। हिरण की गर्दन की बनावट इस प्रकार की होती है कि वह यदि बार बार गर्दन को मोड़कर पीछे देखता है तो वह बहुत सुंदर प्रतीत होता है। दूसरे चरण में कहते हैं शरपतन भयात। शर का अर्थ बाण, बाण के लगने के भय से, पश्चार्धेन अपने शरीर के पीछे के आधे भाग से, भूयसा पूर्व कायम प्रविष्टः बहुत अधिक शरीर के आगे के भाग में प्रविष्ट हुआ है, संकुचित हुआ है। अर्थात इस हिरण ने बाण के लगने के भय से अपने शरीर के पीछे के आधे भाग से आगे के भाग में संकुचित कर लिया है, शरीर को संकुचित कर लिया है। श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः। श्रम का अर्थ थकान, विवृत का अर्थ खुला हुआ। थकान के कारण खुले हुए मुख से गिरने वाले, अर्धावलीढैः दर्भैः आधे ही चबाए हुए दर्भ अर्थात सूखी घास से, कीर्ण वर्तमा मार्ग को व्याप्त किए हुए है। थकान के कारण खुले हुए मुख से गिरने वाले आधे ही चबाए हुए घास से मार्ग को व्याप्त किए हुए है। अर्थात थकान के कारण उसका मुख खुला हुआ है और मुख के खुले हुए होने के कारण आधी ही चबाई हुई घास निरंतर मार्ग पर गिरती जा रही है। चतुर्थ चरण में कहते हैं पश्य, देखो कि उदग्र प्लुतत्वात् ऊंची छलांग लगाने के कारण यह हिरण वियति बहुतरम आकाश में अधिक, उर्व्याम स्तोकम प्रयाति धरती पर कम चल रहा है। यह हिरण इतनी ऊंची छलांगे लगा रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह तो आकाश में ही अधिक चल रहा है, दौड़ रहा है, धरती पर इसके कदम कम ही पड़ रहे हैं। इस प्रकार यहाँ इस श्लोक में कवि ने दौड़ते हुए हिरण का
अत्यंत स्वाभाविक वर्णन किया है। इसलिए इस श्लोक में स्वभावोक्ति अलंकार है। कुछ शब्दों के विषय में विद्यार्थी जान ले। अनुपतति स्यंदने दत्त दृष्टि। स्यंदन का अर्थ है रथ। रथ का विशेषण है अनुपतति, पीछे आते हुए रथ पर दत्त दृष्टि ही। दत्त दृष्टि यहाँ समास बहुव्रीहि समास है। दत्तः दृष्टि यस्य सः, डाली हुई दृष्टि वाला हिरण। अन्य शब्दों के विषय में भी जान सकते हैं। अंतिम चरण में वियति बहुतरम ऐसा कहा गया। वियत का अर्थ होता है आकाश। वियति यह सप्तमी विभक्ति का पद है। आकाश में अधिक। उर्व्याम स्तोकम, उर्वी शब्द है। उर्वी का अर्थ धरती। उर्वी का अर्थ धरती, सप्तमी विभक्ति का पद है। उर्व्याम स्तोकम प्रयाति, धरती पर कम चल रहा है। इस प्रकार यहाँ हिरण का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। इस श्लोक में सृगधरा छंद है। इसके अनंतर इस श्लोक संख्या 7 के बाद का पाठ देखिए। सविस्मयम, राजा विस्मय पूर्वक कहता है, तदेश कथम अनुपतता एव में प्रयत्न प्रेक्षणीय संवृत्ता। राजा को ऐसा प्रतीत हुआ कि यह हिरण आंखों से ओझल हो रहा है। तब सारथी इसका उत्तर देता है। सारथी कहता है, आयुष्मन उद्घातिनी भूमि रीति मया रश्मि संयमनात् रथस्य मंदीकृतो वेगः। सारथी कहता है कि अब यह जो धरती है यह कुछ ऊंची नीची है, अतः मैंने लगाम के द्वारा रथ के वेग को मंदीकृत कर दिया है, कम कर दिया है। और वह पुनः रथ के वेग को तीव्र कर देता है। इसके बाद देखिए यहाँ श्लोक संख्या 8। इस श्लोक में तीव्र गति से दौड़ने वाले अश्वों का वर्णन किया गया है। रथ में जो अश्व हैं वे अत्यंत तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा निभृतो ऊर्ध्वकर्णाः आत्मोद्धतैरपि रजोभिरलङ्घनीया धावन्त्यमी मृगजवाक्षमयेव रथ्याः। अंतिम चरण में अंतिम शब्द है रथ्याः। रथ्याः का अर्थ है अश्व। रथ्याः धावन्ति, अश्व दौड़ रहे हैं। अंतिम चरण में कहते हैं मृग जव अक्षमयेव। मृग जव, जव का अर्थ होता है वेग। हिरण के वेग को सहन नहीं करने के कारण, अक्षमा, अक्षमयेव का अर्थ है सहन नहीं करने के कारण मानो ये अश्व इतनी तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। प्रारंभ से शब्दों को देखिए। रश्मिषु मुक्तेषु निरायत पूर्वकाया। रश्मि का अर्थ है लगाम। लगाम को ढीली कर देने पर विस्तृत हुए शरीर के आगे के भाग वाले, अर्थात जैसे ही सारथी ने लगाम को ढीला कर दिया तो अश्व तीव्र गति से दौड़ने लगे हैं और उनके शरीर का आगे का भाग कुछ विस्तृत हो गया है। कवि ने यहाँ दौड़ते हुए अश्वों का अत्यंत स्वाभाविक वर्णन किया है।
यह कवि की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का परिचायक है। आगे के शब्दों को देखिए। निष्कंप चामर शिखा। चामर शिखा का अर्थ है गर्दन के बालों का अग्रभाग। ये अश्व इतनी तीव्र गति से दौड़ रहे हैं कि इनकी गर्दन के बालों का अग्रभाग निष्कंप है, निश्चल है, स्थिर हो गया है। निभृतो ऊर्ध्व कर्णाः, और इन अश्वों के कान ऊपर की ओर निश्चल खड़े हुए हैं। तीसरे चरण में कहते हैं आत्मोद्दतैरपि रजोभिः अलंघनीया। अपने द्वारा उठी हुई धूल से लंघित नहीं होने वाले, अर्थात ये अश्व इतनी तीव्र गति से दौड़ रहे हैं कि इनके स्वयं के खुरों से जो धूल उड़ रही है वह धूल इनका स्पर्श नहीं कर पाती है। वह धूल इनका स्पर्श करे उससे पहले ही ये आगे पहुंच जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। अंतिम चरण में कहते हैं कि ये अश्व इस प्रकार से इतनी तीव्र गति से दौड़ रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये मृग के वेग को सहन नहीं कर रहे हैं। मृग के वेग से प्रतिद्वंद्विता करते हुए ये अश्व इतनी तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। इस श्लोक में भी स्वभावोक्ति अलंकार है। कवि ने दौड़ते हुए अश्वों का अत्यंत स्वाभाविक वर्णन किया है। प्रस्तुत श्लोक में जो छंद है उसे विद्यार्थी देख सकते हैं। छंद के विषय में लघु गुरु वर्णों का विचार करना आवश्यक होता है। प्रस्तुत श्लोक में वसंत तिल का छंद है। इसका पाठ अत्यंत सुंदर रीति से किया जा सकता है। उक्ता वसंत तिल का तब जा जगौगह। इस प्रकार से यह वसंत तिल का छंद का लक्षण है। छंदों के विषय में आप छंद के प्रकरण में पढ़ सकेंगे। आगे का पाठ देखिए। इसके अनंतर श्लोक संख्या 9। राजा कहता है सत्यम अतीत्य हरितो हरिश्च वर्तन्ते वाजिनः। सत्य है कि ये वाजिनः, वाजी का अर्थ घोड़े, ये घोड़े सचमुच इंद्र के भी घोड़ों को पीछे छोड़ रहे हैं। ये इतनी तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। तथा ही जैसे कि पुनः श्लोक है यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम् यदद्धा विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत् प्रकृत्या यद् वक्रं तदपि समरेखं नयनयोर्न मे दूरे किंचित् क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। यहाँ पुनः कवि ने अत्यंत स्वाभाविक वर्णन किया है। तीव्र गति से दौड़ने पर किस प्रकार का दृश्य उपस्थित होता है। कवि कहते हैं कि यद आलोके सूक्ष्मम, जो वस्तु देखने में सूक्ष्म है वह तीव्र गति के कारण सहसा बड़ी दिखाई दे रही है। जो वस्तु विच्छिन्नम,
विच्छिन्न है, वह तीव्र गति के कारण जुड़ी हुई सी दिखाई दे रही है। प्रकृत्या यद वक्रम, जो वस्तु स्वभाव से वक्र है, टेढ़ी है, तदपि समरेखम नयनयोः, वह वस्तु भी नेत्रों को सीधी दिखाई दे रही है। अंतिम चरण में कहते हैं रथ जवात, रथ के तीव्र वेग के कारण किंचित, कोई भी वस्तु क्षणमपि न मे दूरे, क्षण भर के लिए भी कोई वस्तु मुझसे दूर नहीं है, न पार्श्वे, और न ही कोई वस्तु पास में है। जो वस्तु अभी दूर दिखाई दे रही है वह क्षण भर में ही पास में हो जाती है, और जो अभी पास में है वह क्षण भर में ही दूर हो जाती है। यह स्थिति तीव्र वेग के कारण उपस्थित हुई है। इस प्रकार इस श्लोक में तीव्र गति से दौड़ने के अवसर पर जिस प्रकार का दृश्य उपस्थित होता है उसका वर्णन किया गया है। विद्यार्थी पुनः श्लोक का अर्थ देखें। यद आलोके सूक्ष्मम, जो वस्तु देखने में सूक्ष्म है वह सहसा विपुल हो रही है, बड़ी दिखाई दे रही है। यद विच्छिन्नम, जो कटी फटी है, विच्छिन्न है, टूटी हुई है, वह जुड़ी हुई सी दिखाई दे रही है। जो वस्तु प्रकृत्या वक्रम, स्वभाव से टेढ़ी है, वह भी सीधी दिखाई दे रही है, मेरे नेत्रों को सीधी दिखाई दे रही है। रथ के तीव्र वेग के कारण कोई भी वस्तु क्षण भर के लिए भी न मुझसे दूर है और न ही पास में है। इस प्रकार यहाँ भी अत्यंत स्वाभाविक वर्णन किया गया है, और यह वर्णन कवि की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का परिचायक है